हेलो एवरीवन, मैं वैर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है डेयरी करंट अपडेट की। डेट क्या है आज? 11th ऑफ अप्रैल 2023। तो 11 अप्रैल 2023 की वीडियो होने वाली है। तो पहली न्यूज क्या है? फर्स्ट लॉट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, तो क्या कह रही है ये न्यूज? जो पहला लॉट होने वाला है, ठीक है, जो पूरा आपका पहला वो होने वाले कंपनी होने वाली है, पूरा जो स्लॉट होने वाला है पहला किस चीज का? वुमेन ऑफिसर्स का। किसमें? आर्टिलरी रेजिमेंट में। देखिए ऐसा पहली बार होगा कि आर्टिलरी रेजिमेंट में, इंडियन आर्मी में, आर्टिलरी रेजिमेंट में वुमेन्स को क्या किया जाएगा? कमीशन किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले बहुत समय से वुमेन्स को कमीशन किया जा रहा है, लेकिन आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार होगा। तो ये जो स्लॉट पास आउट होने वाला है इस मंथ के एंड में होने वाला है, अप्रैल के एंड में मंथ, ये जो आपका स्लॉट है पास आउट होगा, ये पहला ऐसा स्लॉट होगा जो आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए पास आउट होगा। कहां से पास आउट होगा? ओटीए चेन्नई। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से पास आउट होंगे। ठीक है ना? किसके लिए? आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए। अच्छा, आर्टिलरी रेजिमेंट क्या होता है? आर्टिलरी रेजिमेंट होता है तो जो जितनी भी आर्टिलरी गन्स हो गई, रॉकेट सिस्टम्स हो गए, है ना, एंटी जो रॉकेट सिस्टम हो गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गए, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल वगैरह, ये सब जो भी सिस्टम्स होते हैं ना, इन सबके ऊपर काम करती है, इन सबको चलाती है, इन सबको देखती है। वो सब किसका काम होता है? वो काम होता है आर्टिलरी रेजिमेंट का। ठीक है, जैसे अगर मैं आर्टिलरी गन्स की बात करूं तो K9 वज्र, है ना, और हाविट्जर, बोफोर्स, ठीक है, ये क्या है? कुछ ये आपकी कुछ है आर्टिलरी गन्स। ठीक है, तो ये सब जो आर्टिलरी गन्स है इन सब के ऊपर जो काम करती है रेजिमेंट, जो इन सबको देखती है, जो इन सबको संभाल के रखती है और जरूरत के समय पे जो इन सबको इस्तेमाल करती है, वो कौन सी रेजिमेंट है? हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट। तो उसमें पहली बार वुमेन्स ऑफिसर को क्या किया जाएगा? कमीशन किया जाएगा, है ना। इससे पहले कभी नहीं किया गया। देखिए अभी भी जो इंडियन आर्मी है वो वुमेन्स को, जो वुमेन्स ऑफिसर्स हैं उनको बैटलफील्ड के लिए नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है ग्राउंड, मतलब जो डायरेक्ट जो है बैटलफील्ड पे लड़ने के लिए जाएंगे, उस चीज के लिए अभी भी इनको कमीशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर एक तरीके से देखें इनडायरेक्टली, जो आर्टिलरी रेजिमेंट होती है वो भी बैटलफील्ड में होती है, हालांकि वो थोड़ी दूर होती है, दूर से अपनी फायरिंग करती है, चाहे आर्टिलरी गन से कर रही हो, चाहे कोई मिसाइल मार रही हो, चाहे कोई रॉकेट मार रही हो, वो दूर से करती है, लेकिन होती तो वो भी जंग में ही है, होती तो वो भी बैटलफील्ड में ही है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हाँ, वुमेन्स ऑफिसर्स भी किसमें? बैटलफील्ड में आ जाएंगी। लेकिन जो डायरेक्ट हैंड टू हैंड जाके जिसको लड़ना पड़ता है गन्स के थ्रू और ये सब करने के लिए, उस वाली रेजिमेंट, मतलब उस वाली पोस्ट के लिए अभी भी वुमेन्स ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की तरफ से कमीशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में किया जाएगा, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप है जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ी स्टेप है, समझ गए आप? जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ी स्टेप है। देखिए मैं पिछले कुछ दिनों में आपको कई सारी न्यूज पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने पढ़ाया पहली वुमेन ऑफिसर जो साइचीन में जिनकी पोस्टिंग हुई है, फिर मैंने पढ़ाया था पहली वुमेन ऑफिसर जिन्होंने क्या किया है, जो इंडियन एयरफोर्स की जो वेस्टर्न कमांडर वहां की ऑफिसर बनी है, ठीक है, वहां की कमांडर बनी है। फिर मैंने इंडियन नेवी के लिए भी ऐसी एक न्यूज पढ़ाई थी। फिर अब मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए किस चीज के लिए पढ़ा दी कि पहली बार वुमेन जो ऑफिसर्स हैं उनका आर्टिलरी रेजिमेंट में क्या हो रहा है? कमीशन हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे ये सब पता चल रहा है कि जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, उसके ऊपर हमारी जो फोर्सेज है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस ला रही है। ठीक है, धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस ला रही है। देखिए अगर आप वुमेन्स को आर्म फोर्स में नहीं आने की इजाजत दोगे या फिर दोगे, और वो जो नॉर्मल पोस्ट होती है ऑफिस वगैरह की उन्हीं में दोगे, तो क्या होता है? जो हमारे देश की 50% आबादी है ना, जो हमारे देश की 50% आबादी है वुमेन्स वाली, है ना, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, है ना, फोर्सेस के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी और कामों के लिए तो होगा, लेकिन देश की सिक्योरिटी के लिए नहीं हो पाएगा। तो ये जो 50% पॉपुलेशन है, इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा? हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी फोर्स की क्वालिटी बढ़ेगी, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। समझ रहे हो आप? हम एक स्पेशल रेजिमेंट बना पाएंगे जो ओनली वुमेन्स के लिए होगी। ठीक है, ये सब किस लिए? क्योंकि अगर आप बाहर किसी देश में देखोगे, सब में कोई ना कोई रेजिमेंट है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए, उसी वजह से उसी तरह से हम भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस भी जो है, हमारी गवर्नमेंट भी जो है, किसके ऊपर? वुमेन्स रेजिमेंट्स, वुमेन्स के ऊपर
जो वुमेन ऑफिसर्स है उनके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, ये आपकी न्यूज है। वुमेन्स का जो फर्स्ट लॉट है वुमेन ऑफिसर्स का, वो कहां पे, आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए इंडियन आर्मी में पास आउट होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है, इशू किए हैं इसने गाइडलाइंस, ठीक है, निर्देश इशू किए हैं किस चीज के लिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स में किस किस की बात हो रही है आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए नेशनल मेडिकल काउंसिल क्या है। देखिए, जो भी हेल्थ से रिलेटेड, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी फैसिलिटी जो हेल्थ से रिलेटेड है, वो हमारे देश में कोई भी फैसिलिटी जो हेल्थ से रिलेटेड है इंडिया के अंदर उस सबको कौन संभालता है, उस सबको संभालता है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको संभालता है। इसको इंडिया के अंदर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड चीज हो, कोई भी, वो सब इसी के द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, तो इसी ने जो क्या किया, इसी ने इशू की है गाइडलाइंस, है ना। अब ये किस किस के बारे में, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स में किस किस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे बात पहली हो रही है, बात यहाँ पे स्टूडेंट्स की, पहली बात हो रही है स्टूडेंट्स की, दूसरी हो रही है टीचर्स की, और थर्ड हो रही है इंस्टीट्यूशंस की। ओके, तो ये तीन चीजों के बारे में बात हो रही है। किस चीज के बारे में, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इन तीनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जो इनका मेडिकल प्रोफेशन होने वाला है, जो इनका मेडिकल प्रोफेशन होने वाला है, उसके लिए इन सब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जो इनका प्रोफेशन होने वाला है, टीचर्स की बात करें जो इनका ऑलरेडी प्रोफेशन है, और इंस्टीट्यूट जो इन सबको ऑपरेट करता है। ठीक है, इन सबकी क्या क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, इस सब चीज से रिलेटेड क्या है, इन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है। समझ गए आप। टोटल 25 पेज का इन्होंने पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किया है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं, जिसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हैं कि कैसे कैसे आप फॉलो करोगे, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या निर्देश इन्होंने, किसने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दिए हैं इन सबको। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनलिज्म क्या है ना, जो इनका प्रोफेशनलिज्म है स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए पहली चीज क्या होगी, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपने डॉक्टर बनने का जो करियर चुना है वो क्यों चुना है। ठीक है ना, आप उसके बारे में सोचिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। फिर जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी किसी भी मेडिकल उसको इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आप पूरे प्रोफेशनल होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप एक मेडिकल जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझ गए आप। फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, एग्जाम पे फोकस रखिए, ताकि कल को आप एक बहुत अच्छे क्या बन सको, देश के लिए एसेट बन सको। एसेट मतलब कोई ऐसी चीज जो काम आ सके। ठीक है, तो जो देश के लिए काम आ सके ऐसा कुछ बन सको आगे जाके, है ना। जो डॉक्टर बनेगा जो भी स्टूडेंट, वो आगे जाके देश के ही तो काम आएगा। समझ रहे हो आप, चाहे छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे है, लेकिन काम तो देश के ही आएगा। तो इसी वजह से आप देश के लिए एक एसेट बन सको, इसी वजह से आपको पूरा प्रोफेशनलिज्म अपना निभाना है। ठीक है, अपने प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से काम करना होगा। अब अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का प्रोफेशनलिज्म क्या होगा, स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, जब आप एज अ टीचर किसी सोसाइटी को, मतलब यहाँ पे हेल्थ सोसाइटी की बात हो रही है, मेडिकल सोसाइटी की बात हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करोगे तो वेल मेंटेन होने चाहिए आप। ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, चाहे जेंडर के हिसाब से हो, है ना, चाहे जेंडर के हिसाब से हो, है ना, या फिर किस चीज के हिसाब से, चाहे रिलीजन के हिसाब से हो, जेंडर के हिसाब से हो, कलर के हमारे हिसाब पे कलर से होता नहीं है, लेकिन कास्ट के हिसाब से तो होता है, कास्ट के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से हो, कोई बहुत गरीब है तो उसको नहीं दिया प्रायोरिटी, जो अमीर है उसको प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 15 जो है, ठीक है, वो जिस भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है, ऐसी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, ऐसी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपका कोई फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे क्या हो, टीचर हो। टीचर को मतलब देखिए, अगर हम पुराने समय से देखें तो टीचर को हमारे यहाँ पे इंडिया में किस चीज का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भगवान जैसे किसी के ऊपर क्या नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, इसी तरह से टीचर को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। टीचर के लिए भी सब स्टूडेंट्स उनके एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं,
तो सबके ऊपर फोकस रहेंगे आप अच्छे से, बराबर से, और कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे, ठीक है। और जिस सोसाइटी को आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आपकी मेडिकल सोसाइटी है उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। मतलब उस सोसाइटी के लिए अच्छे, मतलब देखिए अब स्टूडेंट, टीचर का काम क्या होगा, स्टूडेंट को पढ़ाना, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आगे जाके कुछ एसेट बनेंगे देश के लिए, उसको कौन बना रहा है, उसको बना रहा है टीचर, ठीक है। तो टीचर्स का काम क्या है, टीचर्स का काम क्या है, प्रोफेशनल रहना, है ना, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, जब तो इनका काम पूरा होगा, समझ रहे हो आप। ओके, चलिए इंस्टीट्यूशन का काम क्या है। देखिए इंस्टीट्यूशन का काम है हर प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, है ना। अब मान लीजिए टीचर कहीं पे पढ़ा रहा है, और बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है, लेकिन वहां फैसिलिटी ठीक से नहीं है ना, पढ़ नहीं पाएगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती रहेगी। तो इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है, जो पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाइए, चाहे वो प्रैक्टिकल फैसिलिटीज हो, चाहे मेंटल फैसिलिटीज हो, कैसी फैसिलिटीज हो, ठीक है। ये सब प्रकार की फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करनी चाहिए सब तरह की फैसिलिटीज, और कोशिश करनी चाहिए बच्चा अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उसको क्या करें, उसको कोई मना ना करें कहीं पे पढ़ने से या कैसे भी, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज क्या है, ये सब के ऊपर काम करना होगा इंस्टीट्यूशन को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइंस है, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस है जो इनसे रिलेटेड हैं, किससे, इंस्टीट्यूशन, ओके, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा, टीचर जो पढ़ा रहा होगा मेडिकल के बारे में, और स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा, इन सब के लिए, ये सब क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इन सब के लिए क्या है, गाइडलाइंस इशू करी गई है, किसके द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया अपॉइंट्स केनिची उमेदा एज एमडी। ओके, तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, ओके, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी का नाम है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया अपॉइंट्स केनिची उमेदा एज एमडी। एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है केनिची उमेदा को, कहां का, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। ओके, अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, मतलब इनसे पहले भी तो कोई एमडी रहा होगा, इन्होंने किसी को हटाया होगा एमडी की पोस्ट से, उसके बाद ये बने हैं एमडी। तो इससे पहले कौन था एमडी यहाँ का, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का, इससे पहले थे सतोशी उचिदा। कौन, सतोशी उचिदा, इनसे पहले थे सॉरी, थोड़े जैपनीज नाम है, हम इतने यूज टू नहीं होते बोलने के लिए, इसलिए गलती हो जाती है। तो कौन, सतोशी उचिदा, ये इनसे पहले कौन थे, ये एमडी थे यहाँ के, ठीक है। अब एमडी कौन बन गए हैं, अब एमडी किसको अपॉइंट कर लिया गया है, वो कर लिया गया है केनिची उमेदा को। ओके, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। देखिए सुजुकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मारुति सुजुकी, हाँ, इतनी सारी कार हमारे यहाँ निकालता है मारुति सुजुकी। सबसे ज्यादा चलने वाली जो कार हमारे यहाँ होती है, जो सबसे ज्यादा आपको कहीं भी दिख जाएंगी, वो कौन सी होती है, वो मारुति सुजुकी वो होती है, कार होती है, ठीक है ना। तो ये जो सुजुकी है, ये इसी कंपनी की बात हो रही है, इसी कंपनी की ब्रांच है। जो सुजुकी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, सुजुकी है आपकी जापान की कंपनी, ठीक है, जापान की कंपनी है आपकी सुजुकी, उसी की ये ब्रांच है, कौन सी, सुजुकी मोटरसाइकिल। और ये मारुति सुजुकी जो है, ये भी इसी की ब्रांड है। देखिए ब्रांड मतलब ये इसी की ब्रांच है, सॉरी ब्रांड नहीं, ब्रांच है। देखिए जो सुजुकी है ना, सुजुकी इंडिया में टोटल 3 वेंचर है सुजुकी के टोटल, ठीक है। पहला वेंचर जो बना था वो खत्म हो गया, कौन सा, टीवीएस सुजुकी, कौन सी, टीवीएस और सुजुकी। दूसरा मारुति सुजुकी जो अभी भी चल रहा है ना। और तीसरा कौन सा हो गया, ये सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, ठीक है। तो टीवीएस, जो टीवीएस सुजुकी है, इसकी तो बहुत सारी बाइक है, जैसे आपकी पल्सर बाइक है, वो भी टीवीएस सुजुकी की है, बहुत सारी बाइक है टीवीएस सुजुकी की। लेकिन अब क्या है, ये जो टीवीएस और सुजुकी है, ये अलग हो गए हैं, ठीक है ना। जब ये अलग हो गए थे 2001 में अलग हो गए थे, टीवीएस सुजुकी जो है 2001 में अलग हो गए थे। तो इसी की वजह से सुजुकी को क्या करना पड़ा, इनको दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल की कंपनी जो है लॉन्च करनी पड़ी। क्योंकि देखिए ये जो टीवीएस सुजुकी है ना, टीवीएस सुजुकी जो है, ये क्या था, ये 2 व्हीलर की कंपनी थी, ठीक है। 2 व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, ये 2 व्हीलर होते हैं, है ना। और जो मारुति सुजुकी है, ये 4 व्हीलर की कंपनी है ना, जो आपकी बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं वो 4 व्हीलर होती है कुल मिला के। तो जब ये कंपनी बंद हो गई 2001 में, और सुजुकी को अपना 2 व्हीलर का काम जारी रखना था, तो इन्होंने दोबारा से 2006 में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को लॉन्च किया, ठीक है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जो स्पेशली 2 व्हीलर्स के लिए थी, समझ गए ना आप।
जो ये टीवीएस और सुजुकी है अलग हो चुकी है, लेकिन मारुति सुजुकी तो एक ही है, हम देखते हैं हमेशा, इतनी सारी कार देखते हैं। तो 2006 में इसको बनाया गया, कौन सी कंपनी को? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, है ना, गुड़गांव में, या गुरुग्राम कह सकते हो, गुरुगांव कह सकते हो, या फिर गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। इसका नाम आजकल गुरुग्राम भी कर दिया गया है, ठीक है ना, गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, ऐसे कैसे भी आप याद रख सकते हो। गुड़गांव हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर है, समझ गए। तो ये किसके बारे में हो गया? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूएसए आस्क्ड फॉर इंडियाज हेल्प टू कंट्रोल चाइनाज पॉइजन, टू कंट्रोल चाइनाज पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, फेंटेनिल, ओके, जहर का नाम क्या है? फेंटानिल। तो अब समझते हैं क्या है। यूएसए आस्क्ड फॉर इंडियाज हेल्प टू कंट्रोल, यूएसए ने इंडिया की हेल्प, मदद मांगी है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नियंत्रण पाने के लिए। किस चीज पे नियंत्रण पाने के लिए? चाइना का जो जहर है, चाइना पॉइजन, ओके, तो चाइना का जहर है, क्या नाम है इसका? फेंटानिल। देखिए आप समझिए फेंटानिल है क्या। देखिए अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप देख रहे हो, अगर आप फेंटानिल को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रहे हो, डॉक्टर के कहने के बाद ले रहे हो, तो ये एक पेन किलर है ना। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन किलर मतलब जो दर्द होता है, तो उस दर्द को खत्म करने के लिए जो दवाई खाते हैं, दर्द को मारने के लिए जो दवाई होती है, पेन मतलब दर्द और किलर मतलब मारने वाला, तो जो दर्द को मारने के लिए दवाई होती है उसको पेन किलर कहते हैं। उसी तरह से फेंटानिल भी जो है आपकी, फेंटानिल भी जो है आपकी एक पेन किलर है ना। लेकिन ये जो है कब इस्तेमाल की जाती है? जब पेन बहुत ज्यादा हाई होता है, जब आपको बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, उस समय पे फेंटानिल का इस्तेमाल होता है, और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद, डॉक्टर के कहने के बाद। इसको आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, चाहे आपका कितना भी दर्द हो। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो दवाई है ना, वैसे तो पेन किलर है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से अगर आप इसको उस तरह से इस्तेमाल ना करो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या फिर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करने लगो रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपका नशे के काम आती है, ठीक है, ये आपके नशे के काम होती है, काम आती है। ये जो आपका पॉइजन लिख रहा है ना, ये लिटरली पॉइजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहर ही है, लेकिन ये क्या है, क्या है ये? एक ड्रग्स के काम आ रही है। ड्रग्स मतलब, देखिए ड्रग मतलब दवाई होती है, ड्रग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स मतलब ये हीरोइन वगैरह, गांजा वगैरह जो होते हैं, ये आपके होते हैं ड्रग्स। तो ये भी उसी की तरह है, कौन सा? फेंटानिल। देखिए लेकिन फेंटानिल के साथ एक परेशानी क्या है कि ये हीरोइन, हीरोइन का नाम आपने सुना होगा, या अफीम का नाम आपने सुना होगा, उससे भी बहुत गुना आगे तक जाती है ना। बहुत गुना आगे तक कैसे? इसका नशा जो होता है बहुत तेजी से होता है, और ये बहुत ज्यादा लोगों को क्या करती है? तबियत को खराब कर देती है, लिवर को खराब कर देती है बहुत तेजी से। और इसकी एडिक्शन, अगर आप इसको, अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रहे हो, है ना, डॉक्टर क्या बोलेगा? एक आध बार बोलेगा, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको लगातार ले रहे हो बिना किसी डॉक्टर की जान पहचान के, बिना किसी चीज के, तो क्या होगा? ये काम करेगी आपकी किसी तरह, नशे की तरह काम करेगी आपके लिए, समझ रहे हो? नशे की तरह आपके लिए काम करेगी। और इसकी लत जो है ना, इसकी जो लत है वो बहुत, इसकी एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत ही होता है हिंदी में, ठीक है, तो इसकी एडिक्शन जो है वो बहुत तेजी से लगती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस समय पे यूएसए में? यूएसए में पिछले कुछ दिनों में 1 लाख लोग मर चुके हैं, जो लगातार इस्तेमाल कर रहे थे किसका? फेंटानिल का। किस चीज के लिए? नशे के लिए। जो नशे के लिए डायरेक्ट और लगातार इस्तेमाल कर रहे थे फेंटानिल का। ऐसे 1 लाख लोगों की पिछले कुछ दिनों में यूएसए में मौत हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे चाइनाइज वायरस क्यों कह रहे हैं? चाइना पॉइजन क्यों कह रहे हैं? चाइना का जहर क्यों कह रहे हैं? चाइना का जहर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएसए का क्या कहना है? यूएसए का कहना है कि जो फेंटानिल नाम की दवाई है, या फिर आप ड्रग्स बोलना चाहो जो बोल सकते हो, यहाँ पे ड्रग्स की तरह बोल रहे हैं, पॉइजन है, ये क्या हो रहा है? ये चाइना से इंपोर्ट किया जाता है मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको कहाँ पे पड़ता है? चाइना, जो आपका यूएसए है उसके साउथ में पड़ता है, उसके दक्षिण में पड़ता है, तो यूएसए के साउथ में पड़ता है मैक्सिको, ठीक है। और मैक्सिको और यूएसए के बीच का जो बॉर्डर है ना, वो ओपन साइड बॉर्डर है, वहां से खूब बिजनेस होता है ना, वहां से लीगल काम भी बहुत होता है और इलीगल तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। यूएसए इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। आप यहां तक समझिए, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना पावर में, जब जीते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका एक नारा ये भी था कि मैक्सिको से जो इलीगल ट्रेड हो रहा है हमारे यहाँ पे, इसको भी मैं रोकूंगा, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है किसके लिए? अमेरिकन के लिए, समझ रहे हो ना आप। तो क्या होता है, अमेरिकन का क्या कहना है कि ये जो फेंटानिल है चाइना से मैक्सिको में आता है, और मैक्सिको से इलीगली कहां जा रहा है? आपका यूएसए में जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? यूएसए के लोग इसको ले रहे हैं, है ना। अब जो यूएसए के लोग इसको ले रहे हैं तो इसकी आदत हो जा रही है, और आदत होने के बाद क्या हो रहा है? लोग मर जा रहे हैं, ठीक है। जहां ओवरडोज हो जा रही है वो मर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हो गए वही इसको ले रहे हैं,
बहुत बहुत अमीर लोग, अभी बहुत बड़े सिंगर थे यूएसए के, एक ब्लैक अमेरिकन सिंगर थे बहुत बड़े, उनकी भी मृत्यु हो गई। किस क्यों? क्योंकि उन्होंने फेंटेनिल का ओवरडोज ले लिया था। ओवरडोज मतलब जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ले लिया था, ठीक है। तो आपकी बॉडी झेल नहीं पाती, और आपकी बॉडी झेल नहीं पाती तो आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से इसको चाइना का पॉइजन कह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कह रहे हैं इसको चाइना का पॉइजन, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चाइना से होते हुए मैक्सिको, और मैक्सिको से होते हुए यूएसए आ रहा है। और यूएसए का क्या कहना है? यूएसए का कहना है चाइना इस चक्कर में है कि जो यूएसए की आने वाली जनरेशन है, इसको हम नशे की लत डाल दें, इसको एडिक्शन कर दें किसी भी चीज की, जैसे यहाँ पे फेंटेनिल की, है ना। और आगे जो यूएसए है वो ग्रोथ ना कर पाए, और हम लोग अच्छे से ग्रोथ कर पाए और यूएसए को पीछे छोड़ दें। ये किसका कहना है? यूएसए का कहना है ना। वहीं पे चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है देखिए हमारा कुछ ऐसा नहीं है, ना तो हम मैक्सिको को कोई ऐसी दवाई भेज रहे हैं फेंटेनिल नाम की, ठीक है, और ना ही मैक्सिको आगे भेज रहा होगा यूएसए में, ठीक है। फिर मैक्सिको से यूएसए ने कहा, तो मैक्सिको ने भी सेम बात कहा। अब देखिए किसी कंट्री से, मैक्सिको से जैसे इलीगल ट्रेड होता है कहां पे? यूएसए में, तो मैक्सिको थोड़ी मानेगा कि हमारे यहाँ से होता ही होगा। वो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनकी सरकार को पता होगा हो रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे कंट्रोल। तो वो तो यही कह देंगे कि जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैक्सिको की सरकार ने कह दिया नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, आपने अपनी ही पे बना लिया है, ठीक है, फेंटेनिल दवाई जो है आपके लोगों ने बना ली है और फिर आपकी जनता में बेची जा रही है। इसी तरह चाइना ने भी कह दिया कि ये किसी और ने नहीं बनाया, ये जो पॉइजन है यूएसए के द्वारा ही क्रिएटेड है, मतलब यूएसए ने खुद बनाया है और अपने लोगों को खिलाए जा रहे हैं, ठीक है। यूएसए के किसी आदमी ने बना के और अपने लोगों को खिला रहे हैं इसको, समझ गए ना आप। अब इसमें इंडिया की हेल्प किस चीज के लिए चाहिए? अब इसमें इंडिया की हेल्प किस चीज के लिए चाहिए यूएसए को? देखिए सबको पता है, आपको भी पता होगा, कोविड-19 के दौरान जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया कोरोना वायरस के दौरान कि इंडिया क्या है? वर्ल्ड की फार्मेसी है ना। क्या है फार्मेसी? मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा दवाई जहां पे बनती है ना, सबसे ज्यादा दवाई जहां पे रहती है और सस्ती मिलती है, वो कौन सी जगह है? इंडिया है। हर तरह की दवाई जहां पे मिलेगी वो इंडिया है ना। तो यूएसए जो है, यूएसए क्या बोल रहा है? यूएसए का बोलना है कि इंडिया हमारी मदद करे कि लोगों के अंदर से ये जो एडिक्शन है, इस चीज की एडिक्शन हटाई जा सके, इसकी जो लत है इसको हटाया जा सके। और यूएसए एक चीज के ऊपर और फोकस कर रहा है। किस चीज के ऊपर यूएसए फोकस कर रहा है? यूएसए फोकस कर रहा है कि जो दवाई यूएसए में आती है, जो दवाई यूएसए में आती है वो ऐसी कंट्रीज से आए, है ना, जैसे चाइना वगैरह से, मैक्सिको वगैरह से, और भी किसी कंट्री से आ रही है, ऐसी कंट्री से ना आके और ऐसी कंट्रीज से आए जो यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो यूएसए के दोस्त हैं, और ऐसा भी नहीं चाहते कि यूएसए की जनता इसको खराब करना चाहते हैं। जैसे इंडिया है ना। अब इंडिया तो नहीं चाहता कि यूएसए की जनता खराब हो जाए, इंडिया भी ग्रोथ करे, यूएसए भी ग्रोथ करे, समझ लो। इंडिया तो यही चाहता है, तो यूएसए को कोई परेशानी नहीं है इंडिया से दवाई लेने में, है ना। इंडिया इस तरह का कोई ड्रग्स आगे भेजेगा भी नहीं, समझ रहे हो आप। क्योंकि इंडिया क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि इंडिया अपनी रेपुटेशन बनाने में लग रहा है, अपनी गुडविल बना रहा है इंडिया। चाइना का क्या है? चाइना को कोई गुडविल नहीं बनानी, इसको पैसे कमाने और ऊपर निकल रहा है, ठीक है। देखो कामयाब होने के दो तरीके होते हैं, कुछ लोग अच्छे काम करके कामयाब होते हैं, कुछ लोग को कामयाब होना होता है, अच्छा करो बुरा करो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो चाइना का वही वाला सिस्टम है, समझ रहे हो आप। तो इंडिया क्या कर रहा है? अपनी गुडविल बना रहा है, तो इंडिया तो वैसा भी कुछ नहीं करेगा। फिर वियतनाम दूसरा देश है जिससे यूएसए ले सकता है, और भी जो फ्रेंडली देश है किसके? यूएसए के। यूएसए उन्हीं से दवाई ले, यूएसए इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। और फिलहाल इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया की मदद मांग रहा है। अब देखिए इंडिया एक साथ तो इतनी मदद कर नहीं पाएगा। आप ये सोचिए 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो इसको लेने वाले कितने लोग होंगे? लेने वाले कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग होंगे। तो अगर 10 लाख लोग भी इसको लेने वाले हैं तो इंडिया कितनी भी मदद कर ले, है ना, एकदम से इसको खत्म नहीं कर पाएगा। तो देखिए इंडिया खुद तो अपनी मदद करेगा, अपनी जो दवाई वगैरह होगी वो सब भेजेगा इनके एडिक्शन को हटाने के लिए, लेकिन यूएसए को भी अपनी जनता को जो इस चीज को कर रहे हैं उन सबके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो पूरी क्या करना पड़ेगा? पुलिस को बनाना पड़ेगा, कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो लोगों को अवेयर कराएगा, समझाएगा, इन लोगों को बचाएगा, ठीक है। यूएसए को भी अपने यहाँ पे काम करना होगा इसके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बोर्ड देख लीजिए एक बार आप। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखिए और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी कब की? 12 अप्रैल की, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप करके बता ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में मार्गदर्शन शिक्षक हैं, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।